हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्केर्सिटी। माय नेम इज धर्मेंद्र सरदानी। इकोनॉमिक्स की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था विकास वाले बुक की, जिसकी ऑलरेडी 3 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। ये हमारी सीरीज की 4th वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जननांकीय रूपरेखा क्या थी, यानी कि इकोनॉमी की डेमोग्राफिक प्रोफाइल यानी पॉपुलेशन जो होती है, जनसंख्या से संबंधित हमारे पास क्या डेटा थे। ठीक है, तो हमारा जननांकीय रूपरेखा का सबसे पहला पॉइंट है जन्म दर तथा मृत्यु दर। जन्म दर तथा मृत्यु दर का मतलब क्या होता है? प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को हम जन्म दर कहते हैं, और प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले लोगों की संख्या को हम मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर की गणना कैसे की जाती है? शिशु मृत्यु दर में जैसे मान लो कि 1000 बेबीज बॉर्न हुए, यानी 1000 शिशुओं का जन्म हुआ, उन 1000 शिशुओं के जन्म में से 1 साल से पहले, यानी उनके 1 साल कंप्लीट होने से पहले कितने शिशुओं की मृत्यु हो गई है ना, कितने बच्चों की डेथ हो गई है ना, तो उसको हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर। तो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो शिशु मृत्यु दर थी वो 218 प्रति 1000 थी। ठीक है, तो उस समय भारत की शिशु मृत्यु दर बहुत ही खराब सिचुएशन में थी, यानी प्रति 1000 शिशुओं में से 218 शिशुओं की मृत्यु हो जाती थी। तीसरा पॉइंट है हमारा जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा जिसको हम इंग्लिश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है औसत आयु, एक व्यक्ति की औसत आयु कितनी होती है। ठीक है, जैसे भारत में स्वतंत्रता के समय व्यक्ति की औसत आयु सिर्फ 32 साल थी, सिर्फ 32 वर्ष। सोच के देखो, 32 इयर्स में तो लोगों की डेथ हो जाती थी ऑन एन एवरेज। ऐसा नहीं कि 32 का होते ही व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, बट ऑन एन एवरेज औसतन अगर हम वर्ष का आंकलन करें तो 32 वर्ष की आयु हमारी औसतन थी। जी हमारी जीवन प्रत्याशा थी। आज की तारीख में हमारी जीवन प्रत्याशा 68 या 69 के आसपास है, पर उस समय हमारी जीवन प्रत्याशा केवल 32 साल थी। तो आप सोच सकते हो कि भारत के लोगों का कितना शोषण हुआ होगा। और चौथा पॉइंट है यहाँ पर साक्षरता दर। साक्षरता दर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लिटरेसी रेट, है ना, मतलब कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो लिखना या पढ़ना जानते हैं। अभी जो भारत की साक्षरता दर है वो 77.7 है, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ये मात्र 16% थी। मात्र 16% जनसंख्या ही हमारी पढ़ी लिखी थी, जो लिखना पढ़ना जानती थी। और इसमें फीमेल लिटरेसी रेट जो थी, यानी स्त्रियों की जो साक्षरता दर थी वो केवल 7% थी, केवल 7%। तो इन 4 पॉइंट से पता चलता है कि हमारी जननांकीय रूपरेखा कैसी थी, हमारे भारत का डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था। जननांकीय रूपरेखा में एक पॉइंट आता है जननांकीय परिवर्तन। जननांकीय परिवर्तन जिसमें 1 साल, और इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1921 को कौन से वर्ष से जाना जाता है, तो इस वर्ष को जाना जाता है महाविभाजन वर्ष। महाविभाजन वर्ष, या कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि महाविभाजन वर्ष किस साल को कहते हैं। महाविभाजन वर्ष कहते हैं 1921 को। हुआ क्या था कि 1921 से पहले भारत की जो जनसंख्या थी वो कभी बढ़ जाती थी, कभी कम हो जाती थी, है ना। भारत की जो फर्स्ट टाइम ऑफिशियल सेंसस हुई थी, प्रथम बार जो आधिकारिक जनगणना थी वो 1881 में हुई थी। ठीक है, और 1881 के बाद हर 10 सालों के बाद हमारी जनगणना की जाती थी, और जनगणना में कभी हमारी जनसंख्या बढ़ जाती थी और कभी हमारी जनसंख्या कम हो जाती थी। परंतु 1921 के बाद से हमारी जनसंख्या में गिरावट नहीं हुई, 1921 के बाद से लगातार वृद्धि हुई है। तो इसलिए 1921 को हम महाविभाजन वर्ष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट जो बताते थे कि हमारी जननांकीय रूपरेखा क्या थी, जननांकीय सिचुएशन क्या थी। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्वतंत्रता के समय व्यवसायिक ढांचा। व्यवसायिक ढांचा का मतलब होता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। व्यवसायिक ढांचे का मतलब होता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी हमारे देश की जो जनसंख्या है, जो कार्यरत जनसंख्या, जो कार्य कर रही है, जो धन अर्जित कर रही है, तो हमारी जनसंख्या का कितना भाग प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है, कितना भाग द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत है, और कितना भाग तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत है। तो इस विभाजन को हम बोलते हैं व्यवसायिक ढांचा, यानी हमारे देश की जनसंख्या का कितना भाग प्राथमिक, कितना भाग द्वितीयक और कितना भाग तृतीयक क्षेत्र में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में कार्यरत है, यानी वर्क कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं व्यवसायिक ढांचा। तो अगर हम 1951 के डेटा पर गौर करें तो भारत में सबसे ज्यादा लोग प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत थे। लगभग 72.7% की जो आबादी थी भारत की वो प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत थी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे द्वितीय क्षेत्र, तो द्वितीय क्षेत्र में 10.1, मतलब सबसे कम लोग द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत थे। और तृतीय क्षेत्र जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, इसमें 17.2% आबादी यहाँ पर
कार्यरत थी। तो इस पर्टिकुलर व्यवसायिक ढांचे को स्टडी करने से हमें क्या पता चला कि जो हमारा कृषि है वो व्यवसाय का एक प्रमुख स्रोत था, यानी 50% से भी अधिक आबादी जो थी वो कृषि क्षेत्र यानी कि प्राथमिक क्षेत्र पे कार्यरत थी, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी। परंतु जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा नहीं था। भले 50% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर फील्ड में इंगेज थे, एग्रीकल्चर वर्क करते थे, कृषि कार्य करते थे, परंतु सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा नहीं था। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारत के जो किसान थे वो मुख्यतः निर्वाह खेती करते थे, वो कृषि व्यापार के पर्पज से नहीं करते थे, वो केवल निर्वाह खेती करते थे, मतलब उतना ही फसलों का उत्पादन करते थे ताकि वो स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ देखा, उद्योग व्यवसाय का एक महत्वहीन स्रोत। आप इस डेटा में देख सकते हैं कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर था, ये सेकेंडरी सेक्टर वित्तीय क्षेत्र जो था, यहाँ देश की केवल 10% की आबादी ही कार्यरत थी। पूरे देश की केवल 10% की आबादी जो थी वो द्वितीय क्षेत्र पर कार्यरत थी। तो यानी कि द्वितीय क्षेत्र में बहुत ही कम योगदान था लोगों का, और तृतीय क्षेत्र में 17.2% था। और तीसरे पॉइंट से ये पता चलता है कि भारत में जो विकास हुआ वो असंतुलित विकास हुआ। देखो असंतुलित विकास किसे कहते हैं? अच्छा, असंतुलित विकास को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि संतुलित विकास किसे कहते हैं। संतुलित विकास एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें देश के सभी क्षेत्रों का विकास समान रूप से होता है, यानी किसी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र तीनों का समान रूप से अगर विकास होता है तो उसे संतुलित विकास कहते हैं। परंतु ऐसा नहीं हुआ। प्राथमिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोग कार्यरत थे, द्वितीय क्षेत्र में बहुत कम लोग कार्यरत थे, यानी पूरी तरीके से सभी प्रकार के सभी क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाया। इसलिए भारत का जो विकास था, भारत की अर्थव्यवस्था का जो विकास था वो असंतुलित विकास था। ठीक है, इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें बहुत सारी चीजें पता चली कि अंग्रेजों ने हमारे लिए हमारे साथ कैसा शोषण किया, हमारा किस तरीके से हमारे हस्तकला उद्योगों का पतन किया, है ना, कृषि की हालत कैसे उन्होंने खराब करी। परंतु क्या ऐसे कुछ सकारात्मक प्रभाव भी थे ब्रिटिश शासन के? कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि क्या ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले? तो इसका आंसर है बिल्कुल हुए। कुछ ऐसे 5 प्रकार के सकारात्मक प्रभाव हमने देखे। जैसे सबसे पहला था कृषकों का व्यापारिक दृष्टिकोण। मैंने आपको बताया था मेरी पिछली वीडियो में कि जो भी भारत के किसान थे वो जब खेती करते थे तो खेती 2 प्रकार से होती है ना, एक होती है निर्वाह खेती और एक होता है खेती का व्यापारीकरण। मतलब या तो आप खेती करोगे अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, या आप खेती करोगे बाजार में बेचने के लिए, है ना। तो भारत के जो किसान थे वो केवल निर्वाह खेती करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिशर्स ने हमारा माइंडसेट चेंज किया और हमें बताया कि हमें केवल निर्वाह खेती पर निर्भर नहीं होना चाहिए, हमें खेती का व्यापारीकरण करना चाहिए, हमें और ज्यादा फसलों का उत्पादन करना चाहिए ताकि हम फसलों को बेचकर कुछ धन अर्जित कर सके। दूसरा था रोजगार के नए अवसर। ब्रिटिश शासन काल के दौरान कई सारे बंदरगाहों की स्थापना हुई, रेलवे लाइन की स्थापना हुई। तो इसके कारण क्या हुआ? अच्छा, डाक की स्थापना हुई, संचार के नए माध्यम आए, यातायात के नए साधन हमें देखने को मिले। तो इनसे क्या हुआ कि नए रोजगार के अवसर हमें मिले। ठीक है, भारत के लोगों के पास पहले रोजगार के इतने अवसर नहीं थे, परंतु ब्रिटिश शासन काल के बाद हमें रोजगार के कई सारे नए अवसर देखने को मिले। तीसरा पॉइंट है अकाल पर नियंत्रण। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था आपको कि भारत की जनसंख्या, भारत के जो लोग हैं वो बार बार भूखमरी और अकाल का सामना करते थे। तो अकाल पर नियंत्रण करने का कार्य ब्रिटिश शासन काल के दौरान ही हुआ और वो अंग्रेजों ने किया। जिस भी क्षेत्र में लोग भूखमरी से पीड़ित होते थे वहां पर खाद्यान्न फसलें उपलब्ध करवाई गई, वहां पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई और खाद्य सामग्री को कैसे सुरक्षित रखा जाता है उसके नए तौर तरीके सिखाए गए। तो कहीं ना कहीं अकाल पर नियंत्रण करना हमें ब्रिटिश शासन काल के दौरान ही हमें समझ पाया। चौथा था विनिमय की मौद्रिक प्रणाली। हमें पता है कि विनिमय 2 प्रकार से किया जाता है, एक होता है वस्तु विनिमय और एक होता है मुद्रा विनिमय। तो ब्रिटिश शासन काल से पहले क्या होता था कि मुख्यतः लोग वस्तु विनिमय ही करते थे, वस्तु के बदले वस्तुओं का लेन देन करते थे। लेकिन ब्रिटिश शासन काल के बाद हमने विनिमय की मौद्रिक प्रणाली का प्रयोग करना भी स्टार्ट किया और हमने मुद्रा का प्रयोग करना उसके बाद जारी रखा। और 5वां इसमें लास्ट पॉइंट है कुशल प्रशासनिक प्रणाली। इसमें हमने समझा कि किस प्रकार से हम राजनीतिक और जो सामाजिक व्यवस्था है उसको बना सकते हैं, प्रशासनिक गतिविधियां किस प्रकार से कार्य करती हैं, इसके बारे में हमने बहुत सारी चीजें जानी। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।